कॉर्नर में आज मेरे जो मेहमान शख्सियत हैं वो जनाब परवेज अख्तर कलियान साहब हैं। आप सब जानते हैं कि वो एक सोशल एक्टिविस्ट है। वो समाज के अंदर, पाकिस्तानी समाज के अंदर एक अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। उसका खानदान, परवेज कलियान साहब का पूरा खानदान जो है लोगों की भलाई के लिए, कोई बहुत बड़े टीवी चैनल पर बैठ के, कोई किसी और तरीके से लोगों की, पाकिस्तानियों की खिदमत में हमतन गोश है। और आज भी परवेज अख्तर कलियान साहब को सल्यूट जाता है कि वो एक आज यंग लड़के को, नौजवान को लेकर आए हमारे साथ इंटरव्यू के लिए, जिसका तल्लुक उकाड़ा से है। और उकाड़ा ग्रुप जो है पाकिस्तान के अंदर की दुनिया में एक बहुत बड़ा असर अंदाज ग्रुप है। ग्रुप नहीं कहते, बहुत बड़े लोगों का एक बहुत बड़ी एक जमात है जो पाकिस्तान के सोर्सेस के ऊपर उनका असर है। वो उनके पास वसाइल है, पाकिस्तान के वसाइल के ऊपर वो काबुज है। मैं तो ये कहूंगा, मैं किसी जेलसी में या किसी चक्कर में भी नहीं कह रहा, लेकिन उकाड़ा के लोग बहुत बड़े लोग हैं। तो आज जो जिस नौजवान को ये हमारे सामने लिबर्टी कॉर्नर में लेकर आए हैं, हमारे परवेज अख्तर कलियान साहब, ये इनका क्रेडिट है। ये खुदा ने इनको बरकत दी है कि ये बगैर किसी रंगो नस्ल के, मजहब के लोगों की, पाकिस्तानियों की खिदमत करते हैं। तो आज जिस नौजवान से हमें ये मिलवाए गए लिबर्टी कॉर्नर में, हम उनको वेलकम करते हैं, उनको खुशामदीद करते हैं। और हम जानेंगे कि ये, हम उनको तारफ भी उनका समझेंगे, उनका इंट्रो भी समझेंगे, उनकी तालीम समझेंगे, और वो कैसे बेरोजगार हैं, उनको किन चीजों की जरूरत है। तो मैं ये जरूर कहूंगा कि आप इनकी मदद जरूर करें, ये मेरी वीडियो देखें और आला हकाम तक, सदर पाकिस्तान, वजीर आजम, वजीर आला और जितना भी उकाड़ा ग्रुप है पूरे दुनिया में, पाकिस्तान में, ये मीडिया के ऊपर है, मिलिट्री में है, जहां जहां भी, जहां तक मेरे इल्म में है, जरूर मेरी इस बात को ये पहुंचाएं उन तक, ये कि एक बंदा डिजर्व कर रहा है, उसकी तालीम देखें, उसकी बात को समझें, और अगर वो मुल्क की खिदमत करना चाहता है उसे जरूर मौका दिया जाए। जी परवेज अख्तर कलियान साहब, बुलाइए हमें उस दोस्त से जो आज जिस नौजवान को आप लेकर आए। जी जी, मैं सबसे पहले तो अपने भाई को सलूट पेश करता हूँ, और पूरी दुनिया में जितने मुझे देखने वाले हैं मैं सबको सलाम करता हूँ। और मैं आपकी विसासत से, आपके चैनल की विसासत से बड़ी दफ़ा लोगों को अच्छे मैसेज दे चुका हूँ, और आज भी हम उसी मैसेज के लिए हाजिर हुए हैं कि हम दोनों भाई इंसानियत की खिदमत कर सकें। बात यह है कि परवेज साहब, मैं थोड़ी सी स्टोरी शेयर कर देता हूँ। एक तो मैं भूल गया था कि मुझे पता था कि ये उकाड़े के हैं, ये बावल नगर के हैं। जी मुझे बता रहे थे, लेकिन मैंने बीच में आपको इंटरप्ट किया। एनी हो, बावल नगर हो, उकाड़ा हो, कोई भी हो, पंजाब है, जी कोई भी शहर है। तो ये बच्चा, मैं गाड़ी ठीक करवाने गया था, मेरी गाड़ी का बम्पर टूट गया था, तो मैं गया वहाँ पे, तो ये बच्चा मुझे वहाँ पे, मैं ना इसके नाम से वाकफ था, ना इसके मजहब से, ना किसी चीज़ से। तो बच्चा माशाल्लाह खूबसूरत, और मुझे लग ही नहीं रहा था कि ये कोई टेक्निकल बंदा है या ये हेल्पर है, यहाँ पे काम करने वाला है। तो मैंने असेस किया और मैंने जल्दी से इसको गाड़ी में बिठाया। मैंने बेटा इतना, तो जब मैंने बातचीत शुरू की तो इसने मुझे अपनी क्वालिफिकेशन बताई है, तो मैं हैरान हो गया, मेरी आंखों में आंसू आ गए। क्या हमारे मुल्क में ऐसा भी है कि जो अच्छे पढ़े लिखे बच्चे हैं, मेहनत करके आगे आए हैं, और आज वो बम्पर ठीक कर रहे हैं या बम्पर उठा रहे हैं, ये इस तरह का काम कर रहे हैं। मुझे परवेज साहब बड़ा ही अफसोस हुआ, और ये सारी जिम्मेदारी, अब मुझे थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, अब मेरी बेटी ने बोला कि पापा ये जो जिम्मेदारी है माँ बाप की भी बनती है। मैं कहा बेटे, माँ बाप वो क्या करेंगे जो खेती बाड़ी करते हैं, हाँ। जिन्होंने बच्चे को पढ़ा दिया, और ये पाकिस्तान रियासत के ऊपर जो गरीब माँ बाप अपने बच्चे को एजुकेशन दिला देता है रुकी सुखी खा के, इसका मतलब है कि वो पाकिस्तान रियासत को एक बहुत बड़ा गिफ्ट देगा। हालांकि ये परवेज साहब, ये जिम्मेदारी मेरी और आपकी नहीं है, रियासत पाकिस्तान की है। मैं किसी हुकूमत की बात नहीं करता, किसी पार्टी की बात, हम रियासत की बात कर रहे हैं, रियासत की बात, हम रियासत की बात करते हैं। कोई भी हुकूमत हो, मैं नहीं कहता नून ग्रुप बरसर इख्तियार है, इनको करना चाहिए यार, इन सबको करना चाहिए, इनको शर्म आनी चाहिए। मैं थोड़ा सा सख्त हूँ, और अगर जो कुछ सुने तो मेरी बात से कुछ शर्म याद कर लें कि इन बच्चों का हम सोच लें। एक बच्चा नहीं है ये, खाली ये एक वकास नहीं आके
जिसको हमने रोड से पकड़ा और ले आए इधर, मैं अपने पास बैठा रहा हूँ ये। और इसकी भी बहुत मेहरबानी है कि मैंने इसको कहा कि ऐसे ऐसे मैं एक वीडियो शेयर करना चाह रहा हूँ, परवेज रोशन साहब के साथ करता हूँ, तो यार अगर आप, और ये बच्चा अभी क्या कर रहा है और आप पे इजाफा कर दो, इसने कुछ बकरे इसके दोस्तों ने या चाचा ने खरीदे हुए वहां पे, और वो बकरे 10-12 बकरे वहां पे बाजार में, मंडी में, जो बकरा मंडी है जहाँ पे कुर्बानी के बकरे दिए जा रहे हैं, ये वहाँ बच्चा ड्यूटी कर रहा है आज 6-7 दिन से। अब देखें कि एक बंदे के पास मास्टर डिग्री है, तो यार देखिए वो क्या कर रहा है। और एक जाहिल, मैं बड़े वसूख से कहूंगा, एक जाहिल एमपीए एमएनए, मैं बहुत वसूख से कहना चाहूंगा कि ऐसे ऐसे एमपीज एमएनए जिनकी डिग्रियां बीए की हैं, या तो उन्होंने किसी को बिठा के पेपर दिया हुआ है, जी जी, जहाँ जेली डिग्रियां हैं जी, वो लोग लाखों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, और ये हमारी कौम का सरमाया, ये सरमाया है असला बड़ा। और ये बच्चे गलियों में बाजारों में धक्के खा रहे हैं। मैं कहता हूं कि ऐसी हुकूमत को, ऐसे लोगों को, ऐसी रियासत को, ये कहते हैं कि हम गरीब का सोचते हैं, गरीब के लिए कुछ कर रहे हैं। मुझे बता दें कि इन्होंने लिए, इन लोगों ने गरीबों के कौन से प्रोजेक्ट बनाए? मुझे कोई एक प्रोजेक्ट बता दे अच्छा कि इन्होंने, जो पढ़े लिखे बच्चे हैं जो आजकल, और आजकल तो बच्चे ऐसा भी कर रहे हैं जो डिसहार्ड हो जाते हैं बच्चे, वो ये कहते हैं परवेज साहब के जी हमने पढ़ के गलती की। बिल्कुल, ये हालात है हमारे मुल्क में। आप उधर चले गए हैं, मैं देखें आप किसी मुल्क में चले गए, सिर्फ हमारे पाकिस्तान में, इंडिया में, एशियन कंट्रीज में, एशियन कंट्री भी सिर्फ इंडिया पाकिस्तान ही है, बाकी देखिए आपका थाईलैंड है, ये भी एशिया में आता है। जी जी, ये कहाँ निकल गया है? मलेशिया कहाँ निकल गया है? वो भी इंसान है। लेकिन असल में ये है कि हमने एक काम जरूर सीखा है, हमने कोई प्रोजेक्ट नहीं तैयार किए गरीब लोगों के लिए, बच्चों के लिए। हमने एक काम सीखा है, मैं बड़े वसूख से कहूंगा, हम लोग बेईमान हैं। जितने लोग हैं, जितने आपके रियासत के लोग हैं, मैं मेजॉरिटी को बेईमान कहूंगा। हाँ, एक बात मैं इसके अंदर जिक्र करूंगा, देखिए मैं मादर से कहूंगा, मैं अपनी आर्मी को सलूट पेश करता हूं सबसे पहले, कि वाकई वो लोग पढ़े लिखे हैं, लेकिन जब देखो वो रिटायर्ड होते हैं, पीआई से कोई रिटायर्ड होता है, किसी डिपार्टमेंट से रिटायर्ड होता है, वो उसको फौरी किसी स्कूल में प्रिंसिपल लगा दिया जाता है, आर्मी के रिटायर्ड किसी ऑफिसर लगा दिया जाता है। वो क्यों लगाया जाता है? उसका भी रीजन है। उधर से वो पेंशन भी ले रहे हैं, उसके बाद वो जॉब भी ले लिए उन्होंने। ये जो बच्चे जो मास्टर करके बैठे हुए हैं सॉरी, ये जो मास्टर बच्चे करके, क्या ये उस सीट पे काम नहीं कर सकते? 100% करना चाहिए, इनको करना जो चाहिए। हमारे रिटायरमेंट वाले लोग हैं, मैं नहीं ये कहता कि वो काबिल नहीं है, वो उनका हक बनता है वो कहीं ना कहीं बिजी रहें, लेकिन वो पीछे बैठ के इनको एडवाइस करें, पे लें गवर्नमेंट इदारों से, प्राइवेट कंपनियों से, लेकिन इनको एडवाइस करें, बच्चों को तैयार करें। वो जो प्रिंसिपल की सीट है, इनको तैयार करें, इनके अंदर एबिलिटी है इतनी है कि ये लोग बच्चे काम कर सकें, इनको आगे चलाएं, इनके खानदान सीधे हो जाएं, इनकी नस्लें सुधर जाएं। लेकिन मैं ये देखता हूँ किसी डिपार्टमेंट में आप चले गए परवेज साहब, तो ये है कि यही चीज चल रही है, गरीबों की, पाकिस्तान में गरीब सोता जा रहा है, पिसता जा रहा है, और शर्म आती है हमें कि अब जब हम अपने मुल्क का नाम लेते हैं कि हमारे मुल्क में क्या हो रहा है। इसी तरह क्रिकेट में आप चले जाएं, किसी टीम में आप चले जाएं, स्पोर्ट्स में रोज टीवी पे देखते हैं जी आप किस तरह कर रहे हैं, जी मैं अपने बलबूते पे कर रहा हूँ, आपकी घर का खर्चा ये वो तो सारा जी मेरे माँ बाप करता है। ये गवर्नमेंट किस लिए है? ये ऐशो इशरत करने के लिए। हाँ, अरबों डॉलर ये अपने ऊपर लगाते हैं। सही है। मैं वसूख से कहता हूँ, रोज टीवी पे प्रोग्राम देखते हैं हम, अरबों डॉलर हुकूमत रियासत अपने ऊपर लगाती है। ये पेट्रोल ही आप देख लें कि अरबों रुपए का पेट्रोल हुकूमत, जो गवर्नमेंट के मुलाजम है या ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनकी गाड़ियों में डलता है, और वो गाड़ियां फिर पर्सनल यूज हो रही हैं, फैमिली के लिए यूज हो रही हैं, सिर्फ ऑफिस के लिए यूज नहीं हो रही। और एक बात मैं और बड़ी कहूँगा, जैसे कि अभी हमारे पाकिस्तान में जितने एमपीज होस्टेड हैं, परवेज साहब मैं गया हुआ हूँ वहाँ पे, बड़ी दफा सोया हूँ जाके,
वो किसके लिए इस्तेमाल होता है, मैं बुराई की बात नहीं करूंगा, वो जो एमपी होता है उसके दोस्त यार इस्तेमाल करते हैं। और उनको वापटा की 2 लाइनें लगी हैं, 1 मिनट में 1 मिनट भी 1 सेकंड भी वहां पे लाइट नहीं जाती और 24 आवर एसी चलते हैं। अब मुझे नहीं पता वो वापटा का बिल जो एमपी हॉस्टल का है, आपको पता किसके ऊपर रहता है, वो रियासत के ऊपर। वो रियासत के ऊपर नहीं जाता, वो हम गरीबों के ऊपर जाता है। डिवाइड हो पैसा हमारा है, जिस जो वो खर्च कर रहे हैं, ऐशो वो कर रहे हैं, वो खुदा के लिए यार इनको अल्लाह ताला पूछे। और मैं ये कहता हूँ कि वैसे तो इस तरह के लोग गर्क हो जाने चाहिए, बर्बाद होने चाहिए, और इनके बच्चे, इंशाल्लाह मेरी दुआ है कि इनके बच्चे इस काबिल ही ना हो कि कुछ पढ़ सकें। और ऐसा ही है इनके बच्चे, लेकिन इनके बच्चे ना भी पढ़े, वो भी जैली संते बना लेंगे बाद में, और वो भी एमपी की लाइन में लग जाएंगे। वेलकम है आपको, खुशामदीद हमारे लिबर्टी कॉर्नर में आप तशरीफ लाए। तो अपना कराइए, इंट्रो कराइए, तारफ कराइए इस मुल्क के लोगों को जो साहिब इक़्तिदार हैं, जो साहिब इख्तियार हैं, और जिनके पास हर छड़ी जादू की छड़ी है, जो चाहे कर सकते हैं। अपना नाम बताइए, अपनी तालीम बताइए, और आप कहाँ और आप क्या चाहते हैं कि आपको कौन सा महकमा पसंद है, ताकि ये हमारी आवाज उन तक जाए। हो सकता है आपको जॉब मिल जाए, हमारी कोशिश है, हमारी स्ट्रगल है, ताकि आपका जो मैसेज है वो अल अख्तियार जो रखते हैं उन तक पहुंच जाए। जी, अपना नाम बताइए, अपनी तालीम बताइए, और अपना इलाका बताइए। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया रिस्पेक्टेड परवेज सर, आपका और आपकी टीम का, आपके टीवी चैनल्स का, कि जो इंसानियत की हमदर्दी के लिए अपने आप को जो है वो पेश कर रहे हैं सबसे आगे। और इसके बाद मैं बेहद मशकूर हूँ जनाब मेरे मोहतरम परवेज साहब, जो है मेरे मोहसन हैं, आप यूँ कह लीजिए। तो शुरू करता हूँ जी। मेरा नाम मोहम्मद शकील है, मैं डिस्ट्रिक्ट बहावल नगर से, तहसील फुटाबाद से बिलोंग करता हूँ। मैंने परवेज सर एफएससी की है इस दौरान कि मैं अपने जानवर मवेशी चलाता था, और उनको पार्ट टाइम वो चलाने हैं, फर्स्ट टाइम कॉलेज में जाना है। उसके बाद जैसे तैसे एफएससी की, और मैं ये एक बात आपको बताता चलूँ कि मैं अपनी फैमिली में वाहिद बंदा हूँ जिसने हायर एजुकेशन तक गया। मेरा जो बसेरा है वो चुलस्तान में है, आप यूँ कह लें कि रेत के टेले हैं, सैंड ड्यून्स हैं, वहाँ पे ना बिजली की सहूलत है, ना कोई हॉस्पिटल की है। शायद आप लोग जानते हो कि इसे आम अल्फाज में टोभा लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है कि ज़मीन में गड़ाओ, वहाँ पे बारिश का पानी इकट्ठा किया जाता है, वही इंसानों के, जानवरों के पीने के लिए। और वहाँ पे लोग सुबह से शाम तक अपने जानवर चराते हैं और रात को वहीं पे सो जाते हैं। एक बात ये है कि ये दूसरे लोगों को ये बात आसान लगती है कि उनके लिए ग्रेजुएशन करना, एफएससी, मास्टर एमफिल करना, लेकिन एक इस तरह के बैकग्राउंड से एक नौजवान उठता है, वो पढ़ता है, तो आप ये देखें कि उसके लिए तो अपने घर से कॉलेज तक जाना भी कितना मुश्किल है। उसके बाद मैंने एफएससी की अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे नंबरों से, और उसमें बिलाशुबा मेरे वालिदैन की दुआओं और अल्लाह पाक का करम है। उसके बाद मैंने मूव किया बहावलपुर में, वहाँ पे इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ बहावलपुर से मुंसलिक है कॉलेज सादिक एजर्टन कॉलेज, वहाँ से मैंने बीएस प्रोग्राम किया, मास्टर 4 साल बोटेनिकल साइंस, या आसानी के लिए प्लांट साइंसेस कह सकते हैं, बायोलॉजी की एक शाख है। वहाँ से मैंने मास्टर किया। मास्टर करने के बाद वहाँ पे भी मैं होम ट्यूशन पढ़ाता था, वहाँ पे मेरी थोड़ी बहुत स्कॉलरशिप लग गई, जैसे तैसे मैंने वो मुकम्मल किया। उसके बाद मैं चाह रहा था कि मैं एमफिल करूँ, और एमफिल के लिए जो है ज़ाहिर है इतनी सारी फीसेज हैं, तकरीबन 70 से ऊपर चली गई है एमफिल की फीस इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ बहावलपुर में। तो वहाँ पे रोज़गार है नहीं, मेरे जैसा बंदा जिसने अपनी फैमिली को भी सपोर्ट करना है वो वहाँ पे एमफिल नहीं कर सकता, सोच भी नहीं सकता। ठीक है। उसके बाद मैंने मूव किया लाहौर में, कि चूँकि ये एक बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है, तो वहाँ पे जो है हो सकता है मैं सर्वाइव कर जाऊँ। तो मुझे 3 मंथ हो गए यहाँ पे। तो यहाँ पे मेरे एक दूर नज़दीक के चचा हैं, उनकी वर्कशॉप है, बम्पर लाइट का रिपेयर करते हैं। उनके पास आया, उनकी बड़ी मेहरबानी कि उन्होंने मुझे कहा कि आप यहाँ पे रहें, खाना खाएं 3 टाइम का, जैसे आपको अच्छा लगे, और आप इस दौरान अपनी जॉब के लिए तगोदो भी करें। ठीक है। तो मैंने 1 माह तो मुकम्मल तौर पे भाग दौड़ की, इदारों में सीवी जमा कराई। हालांकि मैं अच्छे इंस्टीट्यूट में पढ़ा चुका हूँ, इसके अलावा इंटरनेशनल जो है सीमट सेमिनार भी अटेंड कर चुका हूँ, उसके मेरे पास इंग्लिश प्रोफिशिएंसी के लेटर भी हैं। लेकिन बदकिस्मती से चूँकि मेरे पास गाइडलाइन नहीं थी पीछे फैमिली की, और जो इस तरह बैकवर्ड से आता है, तो मेरे पास पासपोर्ट नहीं था, बैंक अकाउंट भी का भी मुझे नहीं पता था।
तो वहाँ पे मैं सिलेक्ट होने के बावजूद भी मैंने वो अपॉर्चुनिटी जो है वो ज़ाया कर दी, या मुझसे ज़ाया हो गई, क्योंकि मेरे पास ना पासपोर्ट था और ना ही मेरे पास बैंक अकाउंट था। इसके बाद मैं कारों का यहाँ पे काम शुरू किया, बम्पर रिपेयर करता था। मुझे समझ आ गई कि यहाँ पे मैं सर्वाइव नहीं कर सकता, जहाँ पे जाऊँ वो आपकी काबिलियत नहीं देखते भी, रेफरेंस जो है आपको यूज़ करें जी। रेफरेंस अब मैं कहाँ से लाऊँ, या मेन बात ये कि आपके अंदर जो टैलेंट भी है, एजुकेटेड भी हैं, अच्छे हैं हर लिहाज से, इंग्लिश में भी कमांड है, एवरीथिंग इज ओके, देन ये रेफरेंस का रोला जो है ये बीच में पड़ जाता है। फिर रेफरेंस भी कहाँ से लाएं, जो एक वर्कशॉप है, मेरे अंकल है, उनका रेफरेंस कौन मानता है। इसके अलावा रेफरेंस से हटें तो भाई एक्सपीरियंस लाएं। अब एक नौजवान को आपने यूनिवर्सिटी में पढ़ाया है, हुकूमत ने कोई प्रोफेशनल स्किल भी नहीं दी, अब उसे आप मौका देंगे तो वो एक्सपीरियंस हासिल करेगा ना। आप उसे रख ही नहीं रहे कि आपके पास ऑलरेडी जी 5 साल का एक्सपीरियंस हो, तो वो तो अनफिट हो जाएगा। ये एक लीगल वे जो है इलीगल तौर पे इस्तेमाल करें। लीगल वे ये है कि हम सिलेक्ट हो गए और उसको जानबूझ के ये खामी निकालते हैं कि आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है। उसके बाद मैंने जो ही लाहौर मूव किया तो मैं कारों के बम्पर से ही करता था, मैं दिल बर्दाश्ता हो गया एक लम्हे के लिए। तो फिर यूं हुआ कि जैसे कहते हैं कि किस्मत मेहरबान हो गई, और एक दिन अचानक जो है मेरे मोहतरम, आप यूं कह लें कि मेरे मौसन हैं परवेज साहब, ये तशरीफ लाए और इनके गाड़ी का बम्पर रिपेयर करना था। आए मेरे पास, हमने थोड़ी देर गुफ्तगू की तो हालात का पिसा हुआ मैं भी था। तो जो ही फिर मुझसे पूछा कि आपने क्या किया हुआ, बड़ी शफकत की और जो है गाड़ी में बिठाया, फिर पानी पिलाया और कहा कि आप काम को छोड़ें। अंकल से भी रिक्वेस्ट की कि इसको वहाँ से छोड़ें और मेरे साथ बिठाएं। काफ़ी हमदर्दी से इन्होंने मेरे साथ पूछा, और मेरे लिए यकीनन इनकी बातें और अमलन जो इन्होंने मेरे लिए किया है वो एक, आप यूं कह लें कि जिस तरह एक इंसान तपती हुई रेत के सहरा में जा रहा है और उसको अचानक एक सायादार दरख्त मिल जाता है, तो मेरे लिए परवेज साहब की मिसाल कुछ इस तरह की है कि मैं उस छाँव में जो है मुझे सुकून मिला। फिर ये अपने घर लाए, काफ़ी इन्होंने हमदर्दी की, शफकत की, और गाहे बगाहे मुझे कॉल पे, व्हाट्सएप मैसेज पे भी पूछते रहे और तसल्ली देते रहे कि हिम्मत ना हारें, जबकि मैं उस वक्त घर जाना चाह रहा था होपलेस होके। फिर वहाँ से जो है कार की वर्कशॉप पे काम करता था। मैं ये कह रहा था कि वालिद साहब का जो है उनके साथ वाकया पेश है कि उनके रेडियस और अल्ना, यहाँ पे 2 हड्डियाँ होती हैं, वो दोनों टूट गई, फ्रैक्चर मुकम्मल तौर पे सेपरेट हो गई, और उसके बाद स्किन जो है वो भी मुकम्मल तौर पर वहाँ से खारिज होगी। स्किन भी दोबारा लगवाना पड़ी और हड्डियों की प्लेटिनेशन करवानी पड़ी, 30 वायर्स लगवाए। तो आप सोच सकते हैं कि वहाँ से 3 से 4 लाख इजीली उसका बिल बन सकता है। उस दौरान कोविड चल रहा था और ये कह रहे थे कि सरकारी हॉस्पिटल जो है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, वो जी कोविड की वजह से वो बंद है, आप प्राइवेट से करवाएं। फिर वही डॉक्टर जो सरकारी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में बैठते हैं, उन्हीं से हमने वही ऑपरेट प्राइवेट में करवाया। और उसके जी, और उसके बाद जो है हमारे घर से बहावलपुर तक का फासला जो है वो तकरीबन 100 प्लस बनता है, और उसका किराया 5 से 6 हज़ार एक मरतबा गाड़ी का था। तो वो जी हर हफ्ते हमने चेकअप करवाना है कि कहीं हड्डियाँ हिल ना जाए। तो वो जो रेंट था, चलें ये तो अल्लाह पाक की मेहरबानी है, बड़ा उसका लाख लाख करम है कि वो फिट हो गए हैं। लेकिन ये है कि हमने दिल बर्दाश्त तो हुए, दिल जख्मी हो गया कि अब मैं जो है मास्टर कर लिया है मैंने, बजाय वालिदैन को मैंने क्या दिया है, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी जो है डोनेट कर दी है मेरे लिए, मैं कुछ नहीं कर पाया। इंतहा की स्ट्रगल की और फिर यहाँ पे लाहौर में आया। तो यहाँ पे वो बकरों वाली बात मैं कर रहा था कि वो किसी से उधार वहाँ से लिए कि चलो कुछ जो है 2-4 आने जो है वो कमाए जा सकें अपने और अपने भाइयों के लिए। मेरा भी इधर काम नहीं चल रहा था। फिर एक बंदा, आपको पता है, केयर टेकर के लिए साथ रखा जाता है क्योंकि वाले साहब के तो बाजू का इशू था। फिर उसकी बजाय वो भी अफोर्ड नहीं कर सकते थे, उसकी बजाय फिर मैंने खुद मूव किया, और अब जो है पिछले 10-15 दिनों से मैं बकरों में ही होता हूँ। और वहाँ पे जो है करोड़ों का ठेका लिया हुआ है इंतजामिया ने, लेकिन यकीन जाने कि पानी की 1 से 2 टैंकियाँ उन्होंने बनाई हैं, 3 बनाई हुई हैं, और जितनी भी पब्लिक है वो सारी की सारी उन्होंने कंधों पे केन उठाए हुए हैं और वो लोगों के दर बदर से वहाँ पे पानी भर रहे हैं। और जब रोड क्रॉस करते हैं तो वहाँ पे 2 इंसिडेंट हो चुके हैं, 2 बच्चों की टांगें टूट चुकी हैं गाड़ियां उनमें, क्योंकि वो बाहर से पानी भरते हैं और इंतजामिया ने चलिए, आप क्या कहना चाहते हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को? गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से ये कहना चाहता हूँ कि जितने भी ये नौजवान हैं, ये आप, उन्होंने अगर उनके गरीब वालिदैन ने उनको तालीम दी है, बड़ा मुश्किल से उनको आगे भेजा है, तो उन्होंने तालीम दिलवाने के बाद जो है गवर्नमेंट को गिफ्ट किए हैं ये लोग। अब गवर्नमेंट जो है ये पूरा सिस्टम जो है, ये पूरा सिस्टम ही ये गटर की मानत है।
इसमें अमीर और गरीब के लिए जो है ये सारी इनकी क्राइटेरिया जो अलग है। अमीर के लिए हॉस्पिटल और हैं, उनका इलाज लंदन से होता है। वो किसी बंदे ने क्या खूब कहा है कि ये पाकिस्तान कब्रिस्तान है। जितने भी MPAs हैं इनके बच्चे देख लें, हमारे वजीर आला हैं, वजीर आजम हैं, गवर्नर हैं, जो भी हैं, जो भी बड़े ओहदेदारान हैं, उनकी अगर आप हिस्ट्री उठाएं तो उनके बच्चे फार्म से पढ़ते हैं, उनका ऑपरेट, उनका इलाज फर्म से होता है। जब वो मर जाते हैं तो मरने के बाद सिर्फ उनको कब्र के लिए जी पाकिस्तान तशरीफ लाया जाता है। हजारों ऐसी फुली फंडेड अपॉर्चुनिटी आती रहती हैं, कई फुली फंडेड अपॉर्चुनिटी रहती हैं। हुकूमत पाकिस्तान ने कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं बताया जिससे आसानी के साथ जो है कॉन्टेक्ट करके एक बंदा जो है इजीली जा सके। हजारों रुपए की कंसल्टेंसी कराओ। अब मेरा जो है रिसेंटली यूनिवर्सिटी ऑफ ओटावा में मैंने सेल्फ पे जो है डॉक्यूमेंट भेजता रहा, पासपोर्ट बनवाया जैसे तैसे, वो सारा प्रोसीजर मैंने मुकम्मल किया और यूनिवर्सिटी ऑफ ओटावा में मेरा एडमिशन जो है शॉर्ट लिस्ट हो गया। अब उसमें वो फी चार्ज कर रहे हैं जी $100। अब एक बंदा जो अपने गुजर बसर के लिए वर्कशॉप पे काम करता है और अपना खाना पीना पूरा करता है, या बकरों के साथ वहाँ पे कीचड़ मिट्टी में एक जैसा मिला हुआ है, उसके लिए $100 क्या $100 भी मुश्किल है। अब यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जो है ये 5% जो लोग हैं ये उस चरावे की मानद है जिसने हजारों के रेवड़ को आगे लगा और वो जिस तरह चाहते हैं अपनी छड़ी से ढाल के ले जाए। तो ये जो है अवाम को शऊर दे ही नहीं रही है, देना ही नहीं चाह रहे, क्योंकि इनको पता है, इस सिस्टम को पता है। बजाय ये हमारे जो पार्टियां हैं इनको चेंज करने के, मैं तो अवाम से भी ये कहूंगा इन पार्टी को चेंज करने की बजाय इस सिस्टम को उखाड़ें जड़ से, जो अपनी जड़ें फैला चुका है। जब तक ये सिस्टम नहीं बदलेगा उस वक्त तक ये गरीब को सिर्फ यूज ही कर सकते हैं। जो भी हुकूमत आई है 5-10 साल के लिए उसने जैसे तैसे नारे लगाए, पहले रोटी कपड़ा मकान का लगाया, फिर कर्ज समारोह मुल्क जो है कर्ज उतारो मुल्क समारोह, इस तरह का ये एक नारा जो है बदल जाता है, लेकिन ये चेहरे वही के वही रहते हैं, फैसले वहीं पे होते हैं। लेकिन इन्होंने कुछ नहीं किया। MPA MNA जितने भी हैं वो सिर्फ 5 से 10 दिन, एक माह जो इलेक्शन कैंपेन होगी उनको याद आ जाते हैं, पुल खाने के लिए, फाता खाने के लिए, दुआ के लिए आ जाते हैं, फिर ये बहुत कुछ करते हैं, लेकिन उसके बाद फौरन फिर ये भूल जाते हैं। और हम गरीब लोग ऐसे हैं, आप सोच लें कि जो जिस तरह मैं बैकग्राउंड बता रहा हूँ, ये सारे ऐसे जो है अनएजुकेटेड जो है कुछ लोग हैं भाई जो है फैमिली, उनके पास ऐसे सोर्सेज नहीं थे, तालीम हासिल नहीं कर सकती, वो बेचारे इनके सबक बाग में आ जाते हैं, फिर इनको इलेक्ट करवा देते हैं। और ये लोग किसी जालिम भेड़िए की तरह जो है उस रेवड़ से जानवर चुराते रहते हैं, हम ही से कुर्बानी का जो है बलि बना के चुराते हैं। और मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ एक मरतबा फिर, जो है मेरे अंकल भी हैं, मेरे लिए किसी मौसम से कम नहीं है मेरे जी अंकल परवेज साहब, इन्होंने फिर मुझे जो है कहा, और यकीनन मैं इतना जो है वो बकरों में बिजी था कि एक लम्हे के लिए नहीं निकल सकता था, लेकिन आप यकीन करें इन्होंने एक कॉल की और मैं जो है जिस तरह एक बच्चा अपनी माँ की तरफ दौड़ा चला आता है तो मैं वैसे ही दौड़ा चला और इनके पास जो है आ गया। और इसके बाद जो है मैं आपका भी एक मतलब देखिए जी, आपने तो बहुत दुखी किया पाकिस्तान की जो सिचुएशन है, वो आपने सही नक्शा खींचा है। दर हकीकत आपने वो सारी सूरत हाल को कवर किया है जिससे आम आदमी, गरीब आदमी, पढ़ा लिखा एक मास्टर स्टूडेंट जिसने किया है वो अपनी जिंदगी आगे बढ़ाने के लिए किन मसाइल से दो चार है, अपनी फैमिली को सपोर्ट नहीं कर सकता। और ये कैसा सिस्टम है जिसके ऊपर आपने सारी बात की है, मैं आपको सल्यूट पेश करता हूं और उम्मीद करता हूं कि जहां तक ये मेरी आवाज जाएगी, आला अवानों तक, तमाम एम्बेसियों तक जाती है जो मेरी वीडियो, मेरी आवाज, तो मैं यकीन से कहता हूं कि खुदा आपके लिए जरूर कोई ना कोई रास्ता निकालेगा। आप ईमान रखें, आप नहीं, बहुत से लाखों की तादाद में ऐसे लोग हैं जो आपने तो मास्टर किया है, जो MPhil हैं, बड़े पढ़े हैं बेचारे, बड़े गरीब खानदानों से तल्लक है उनका, और वो फिर आपकी तरह ही बकरे ही बेच रहे हैं या उनकी गंदगी को उठा रहे हैं। तो ये बात एक रोजे रोशन की तरह यहाँ है और ये सच है। लेकिन मैं परवेज साहब का भी शुक्रगुजार हूँ और आपका भी कि आपने अपना इतना जो एक बिल्कुल आप बड़े मसरूफ अपने स्केड्यूल को छोड़ के यहाँ पे आए मेरे लिए, मैं समझता हूँ ये, लेकिन ये पाकिस्तान की गवर्नमेंट के लिए, उनके हाई कमीशन के लिए, सदर पाकिस्तान, वजीर आजम, जितने भी अदारे हैं, ये जो अपने आप को रियासत कहते हैं, स्टेट कहते हैं, उनके मुंह पर एक बहुत बड़ा तमाचा है। मुझे इससे कोई डर नहीं, मैं जो कह रहा हूँ, लेकिन मैं सच कह रहा हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप घबराइए नहीं, आगे बढ़े,
आप एक दिन जरूर अपनी जिंदगी में कामयाब होंगे। मेरी ये दुआ है, लगे रहिए ताकि आप कभी भी बुज़दिल ना हो, कभी घबराए ना। आपको खुद अपने लिए जीना है, क्योंकि वो स्टेट जो है वो बच्चों को संभाल नहीं सकती। मेरी राय आप खिलाफ भी कर सकते हैं, लेकिन वो स्टेट जो है जहाँ पे आप हैं, वो अपने बच्चों को संभालने में, उनकी हिफाजत करने में, उनको तालीम दिलाने में, उनको रोजगार देने में नाकाम हो चुकी है। थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना ही। टाइम हमें इजाजत नहीं दे रहा, लेकिन फिर भी मैं आपसे इजाजत चाहता हूँ इस उम्मीद के साथ कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को डीजीए बीके 2020 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और ये जो आवाज है इस जवान की, ये एक बंदे की आवाज नहीं है, ये पाकिस्तान की जो अक्सरियत है, जिसमें कोई मजहब, रंगो, नस्ल कोई फर्क नहीं है, ये उनकी आवाज है। इनकी आवाज पे ध्यान दें, सारे अदारे इस पे ध्यान दें कि ये नौजवान किस तरह बिल बिला रहा है और किस तरह ये अपनी एक गम अपने बाप की, अभी तो उसने अपने बाप की बात सुनाई, उसकी माँ की उसने अपनी बात नहीं सुनाई, बहन भाइयों की बात नहीं सुनाई, और किस दुख से वो नमर्द अजमार है, ये वही जाने जिस तन लागे सो तन जाने और न जाने कोई। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू सर, शकील सर, थैंक यू वेरी मच।